Hi everyone, welcome to our previous year question series class A. Guys, today we will discuss about previous year question of polymer. पहला क्वेश्चन अपना पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन इज नोन एज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन जाना जाता है। सो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन क्या होता है? टेफ्लॉन एक पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन पॉलीमर होता है। अब इसमें देखें अपन पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, तो जो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन की जो एन यूनिट है वो पॉलीमराइज होकर क्या बनाती हैं? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन CF2 ये क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। गाइस ये जो रिएक्शन है ये होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है। अब देखना इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी तो इसमें क्या होगा? अपने पास एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर करने वाला कैटलिस्ट चाहिए। तो कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज वाला जो है, यदि अपने पास कैटलिस्ट है तो वो क्या करवा देगा? इसमें फ्री रेडिकल इनिशिएट करवा देगा। तो अपनी जो एनसीईआरटी है आपने पढ़ा हो तो उसमें पर्टिकुलर इस रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट दे रखा है, उसका नाम है अमोनियम परसल्फेट। अमोनियम परसल्फेट। इसके स्ट्रक्चर अपन देखें तो ये तो हो जाएगी अमोनियम आयन और दो सल्फर हैं तो ये है परसल्फेट। अब देखना इसमें ये क्या है? एक पेरोक्साइड लिंकेज है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा और ये फ्री रेडिकल इस जो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन है इसमें एक फ्री रेडिकल इनिशिएट कर देगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने एनसीईआरटी में दे रखा है। तो आपको पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जैसे वो मैच करवाने वाले क्वेश्चन में रिएक्शन दे देगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन की और कैटलिस्ट पूछ लेगा 2-3 रिएक्शन का, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया और आपको पता होना चाहिए। यदि आपको एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट दे रखा है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए तो पता होना चाहिए। और ऑप्शन अपन देखते हैं क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ठीक है, पर इसके साथ साथ अपन को पूरा मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर का क्रक्स निकल के आ जाएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। और ऑप्शन चेक करें अपन। बाकी ऑप्शन है जैसे नायलॉन। नायलॉन क्या होता है? नायलॉन एक पॉलीएमाइड है। जो आगे क्वेश्चन है उनमें अच्छे से आएगा, वहां पे डिस्कस करेंगे। दूसरा है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है रिसोल। रिसोल के लिए अपन बेकेलाइट की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी अपने को। जो बेकेलाइट है ये फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर है। अब देखना बेकेलाइट जब अपन बनाते हैं तो इसमें अपन किसकी रिएक्शन करवाते हैं? इसमें अपन रिएक्शन करवाते हैं एक तो फिनोल की, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? फिनोल की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड ही है HCHO। इस मैंने रिएक्शन के लिए लिख दिया ऐसे। एसिडिक और बेसिक एज ए कैटलिस्ट। यदि यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि इनकी फिक्स अमाउंट लेंगे और कम अमाउंट लेंगे। एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं और ये रिएक्शन में अपना जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है CH2OH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। ओके, अब ऐसे ही ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक मेटा नहीं बनेगा, बाकी ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पैरा ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा और एक बार दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे चला जाएगा। CH2OH। अब देखना ये जो रिएक्शन हुई है ये कैसे हुई है। इसमें जो ये फिनोल है इसकी बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये H+ के रूप में निकलेगा
और ये बेस हो गया, ये एसिड होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और ये फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। और ये फिनोक्साइड आयन प्लस M इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। और जो इनकमिंग ग्रुप है, जो जुड़ने वाला ग्रुप है, अपने पास जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा पे ही आके जुड़ेंगे। तो इस वजह से इसकी जो रिएक्शन देखते हैं अपन कैसे होते हैं, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो देखो ये बन गया अपने पास फिनोक्साइड आयन, इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इसमें ये रेजोनेंस, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे। अब नेगेटिव चार्ज है अपने पास, एल्डिहाइड है, CH2 डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन अपने साइड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस की वजह से इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में डालता है। तो नेक्स्ट स्टेप बनती है CH2O माइनस। ओके, अब यहाँ से ये H प्लस के रूप में निकलेगा, क्योंकि पास में क्या है, अपने पास नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, तो ये यहाँ पे इसके पास आएगा H प्लस के रूप में और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बनेगा अपने पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये इधर शिफ्ट होगा और ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये हो जाएगा CH2OH। अब रिएक्शन अपन एसिड भी तो एज ए कैटलिस्ट ले रहे थे, तो ये एसिड काम आएगा और यहाँ पे ये OH बन जाएगा और ये बन गया CH2OH। ये अपना प्रोडक्ट, ये ऐसे ही, ये तो ऑर्थो वाला बन गया, पैरा का बन जाएगा और एक बार ऑर्थो का बन जाएगा। तो अब इसमें जो अपने पास ये ऑर्थो वाला बना है ना, ऑर्थो वाला बना है, ये क्या करता है, ये फिर से फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या बन गए अपने पास, इंटरमीडिएट बन गए। अब ये वाला जो इंटरमीडिएट बना है ऑर्थो वाला, ध्यान रखना आपको, ऑर्थो वाला, ओनली ऑर्थो वाला, तो ये वाला जो इंटरमीडिएट बना है, जब इसकी N यूनिट आपस में रिएक्ट करती हैं तो ये एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में क्या बनाता है, नोवेलेक बनाता है। ऐसी बहुत सारी यूनिट जुड़ेंगी, तो देखना ये ऐसे बनेगा अपने पास, इसमें से H2 निकल जाएगा, कंडेंसेशन होगा यहाँ पे, OH, ऐसे बहुत सारी यूनिट जुड़ के एक लीनियर पॉलीमर बनाती हैं। ये जो लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर पॉलीमर बना है, इसको बोलते हैं नोवोलेक, ठीक है। और यदि ये वाली यूनिट इसके अलावा बाकी और ये वाले इंटरमीडिएट ऑर्थो पैरा या फिर ऑर्थो पैरा वाले यदि आपस में रिएक्ट करते हैं, ये मैं ले लूँ इसकी जगह एक और ये वाला ग्रुप ले लूँ, ये वाला भी ले लूँ, CH2OH, CH2OH। तो देखना जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे अपन एसिडिक बेसिक मीडियम में या एल्कलाइन कैटलिस्ट में बोल दूं, जैसे NaOH, Na2CO3, इनमें करवाएंगे तो अपने पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो देखना, वो कैसे बनेगी, वो जो रिएक्शन होगी तो इसमें देखना ऐसे बनेंगे। CH2 OH, CH2 और यहाँ पे ऐसे और OH, CH2OH, OH, CH2OH, यहाँ पे CH2OH ग्रुप और आ जाएगा। तो देखना इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, चाहे नोवोलेक हो, ये क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास रिसोल।
ये बनेगा रिसोल। तो अपने पास चाहे नोवोलक हो, चाहे रिसोल हो, चाहे बेकेलाइट हो, अपने को एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मेटा पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। यदि स्ट्रक्चर पूछ ले तो वहाँ पे मेटा पे कोई भी ग्रुप नहीं होना चाहिए अपने, इन सब चीज़ों में ये ध्यान रखना है। तो अब ये जो अपना रिसोल बना है, इसमें इन ग्रुप की वजह से ये क्या होता है, एक तो वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, और थर्मोसेटिंग होता है, थर्मोसेटिंग होता है। और ये जो नोवोलक है ये फर्दर किससे, फर्दर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करके बेकेलाइट बनाता है, बेकेलाइट बनाता है। बेकेलाइट क्या है कि क्रॉस लिंक्ड थर्मो थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ओके, तो अब ये जो रिसोल है और जो नोवोलक है, इनकी ओनली स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है कि इनके जो कौन से इंटरमीडिएट यूनिट जुड़, इंटरमीडिएट से नोवोलक बन रहा है और कौन से इंटरमीडिएट यूनिट से अपना रिसोल बन रहा है। तो इनके ये जो फर्स्ट स्टेप जो पॉलीमर है उनमें ये इनमें स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है। ओके, अब रिसोल उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। बाकी अपन देखते हैं और ऑप्शन। बाकी ऑप्शन है पर्टोन। ये जो पर्टोन है आप मेरे को बताना कमेंट करके, मेरे को भी नहीं पता ये पर्टोन होता क्या है, मिला भी नहीं, शायद कुछ होता भी नहीं, पर आप यदि आपको कुछ किसी को पता है तो आप बताना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन, इसका आंसर तो हो जाएगा ना टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें देखो अपने पास क्या पॉलीमर दे रखे हैं, नियोप्रिन दे रखा है, पीवीसी दे रखा है, नायलॉन 66 दे रखा है और PMMA दे रखा है। तो इसमें इनकी मोनोमर यूनिट से अपन को पता चलेगा कि वो पॉलीमराइज हो रहे हैं तो कौन सी स्ट्रक्चर सही है, कौन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था बेकेलाइट में कि वो मेटा पे नहीं जाएगा। यदि मेटा पे ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर। ऐसे ही इनमें गलत वाली स्ट्रक्चर आपको पहचाननी है कि कौन से मोनोमर आपस में मोनोमर यूनिट जुड़ के कौन सी गलत स्ट्रक्चर अपने पास है। तो इस अपन बना के देखते हैं कि मोनोमर। तो देखना सबसे पहले नियोप्रिन की बनाएं। 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन की एन मोनोमर यूनिट जुड़ के क्या बनाती है, नियोप्रिन बनाती है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटा 1,3-डाई इन, इसकी एन यूनिट जुड़ के क्या बनाती है, नियोप्रेन बनाती है। तो अब देखना इसमें अपने पास डबल बॉन्ड है तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा। तो मैं इनके रेडिकल बनाऊं तो एक रेडिकल ये बन जाएगा, एक रेडिकल ये बन जाएगा, एक रेडिकल ये बन जाएगा, एक रेडिकल ये बन जाएगा। तो ये वाले दोनों रेडिकल हैं, ये वाले दोनों रेडिकल हैं, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे और एक ये रेडिकल और ये रेडिकल वाली स्पीसीज अपने पास निकलेगी। तो ये आपस में दूसरी यूनिट, सेम ऐसी यूनिट से जुड़ के क्या बना लेंगे, नियोप्रिन, आपस में बहुत सारे यूनिट जुड़ के नियोप्रिन बना लेंगे। तो अपनी फाइनल स्ट्रक्चर आएगी CH2 CCl डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2N, ये क्या बन गया, नियोप्रिन। स्ट्रक्चर मैच करो, देखो CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसकी यूनिट ठीक है नियोप्रिन की। ये जो नियोप्रिन है ये क्या है, एक सिंथेटिक, नियोप्रिन क्या है, सिंथेटिक रबर है। ओके, नेक्स्ट वाली मैच करें अपन। नेक्स्ट कौन सी है, पीवीसी की जो मोनोमर यूनिट है वो क्या होती है, विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, विनाइल, सॉरी क्या कर दिया मैंने, Cl तो लगाया नहीं, हाँ ये हो गई। अब विनाइल क्लोराइड, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी। ये इधर बॉन्ड आएगा, ये इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा और यहाँ पे रेडिकल बनेगा, एक यहाँ पे रेडिकल बनेगा और ये स्ट्रक्चर हो जाएगी CH2। ऐसी बहुत सारी यूनिट जुड़ के क्या बना लेंगे,
PVC। इसके स्ट्रक्चर मैच करते हैं तो देखना, हाँ ये वाली स्ट्रक्चर भी सही है। नेक्स्ट है अपने पास नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 है वो किस किस से मिलके बना होता है? एक तो हेक्सामेथिलीन डाई एमीन से। तो इसकी मोनोमर यूनिट कौन सी होगी? इसकी हो जाएगी NH2 और NH2 प्लस C2H4OH। तो अब इसमें एमाइड बॉन्ड बनेगा और ये क्या है? एस्टरिफिकेशन है। इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से तो OH ग्रुप निकलता है और इससे NH2 वाले से हाइड्रोजन निकलता है। तो यहाँ ये हाइड्रोजन और ये वाला OH निकलेगा, -H2O को पॉलीमराइजेशन होता है। कोपोलिमराइजेशन होता है, इसका मतलब दो अलग अलग यूनिट जुड़ के पॉलीमर बनाती हैं, सेम यूनिट ना जुड़ के। तो इसमें जो अपना फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ऐसे ही इसका यहाँ से निकलेगा। तो ये होगा H अपने पास, ये CH2 6 NHC डबल बॉन्ड O CH2 4, फिर से इस वाले यूनिट से भी SOH निकलेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये यहाँ पे SAN। ये क्या बन गया? नायलॉन 66। अब अपने स्ट्रक्चर मैच करो ऑप्शन में जो है। देखो अपने पास ऑप्शन में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा O है, तो एस्टरिफिकेशन में हमेशा जो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका OH ग्रुप जाता है, ना कि ओनली H। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन भी अपन चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है? PMMA। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। देखो PMMA ये जो पॉलीमर है, इसकी मोनोमर यूनिट कौन सी होती है? इसकी मोनोमर यूनिट की स्ट्रक्चर ये होती है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होता है? मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट। मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट। इसका आईयूपैक नाम मैं आपको बताऊं तो जितने भी एस्टर होते हैं उसमें जो स्मॉल वाले जो कार्बन है, छोटा वाला जो कार्बन है, स्मॉल यूनिट वाला है, तो उसको तो बोलते हैं एल्काइल। और जो बच गया उस वाले को बोलते हैं एल्काइल एल्काइलेनोएट। OH लगाते हैं। ओके, तो देखना अब इसमें ये तो क्या हो जाएगा? ये तो क्या हो जाएगा? मिथाइल। और बाकी नंबरिंग के लिए यहाँ से नंबरिंग देते हैं 1 2 3। तो 2 वाले जो पोजीशन है उस पे क्या, कौन सा ग्रुप है? मिथाइल है। तो सबसे पहले नेमिंग करते हैं, तो इस वाले की नेमिंग करते हैं, फिर बाकी जो यूनिट है उसकी करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? मिथाइल। इसके बाद देखो अब इसकी करेंगे नेमिंग, तो इसमें 2 वाली पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। 2 मिथाइल। और कार्बन कितने हैं? 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोप। इसमें डबल बॉन्ड भी है तो इन, और एस्टर के लिए क्या लगता है? OH। ये इसका आईयूपैक नाम हो जाएगा। अब ये मोनोमर यूनिट है, ऐसे N यूनिट जुड़ के क्या बनाती हैं? PMMA पॉलीमर, पॉली मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन जाती है, पॉलीमराइजेशन होता है। विनाइल, ये यहाँ पे जो विनाइलिक कार्बन है, इसका क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है। इसमें ये वाला जो ग्रुप है, एस्टर वाला जो ग्रुप है, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। तो इसमें देखो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है
और यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बनते हैं। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन इसमें चैन में पार्टिसिपेट करता है। आपको चैन में पार्टिसिपेशन का कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है वो भी ध्यान रखना है। अभी पूछा ना क्वेश्चन उसकी स्ट्रक्चर का, तो देखो इसमें कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, ये वाला कार्बन पार्ट लेगा और ये वाला, तो CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें ये कंडेंसेशन नहीं है, यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई H2 वगैरह कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ पे ये जो है अपना फंक्शनल ग्रुप है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी और ये वाले अपना बन गए PMMA, पोली मिथाइल एक्राइलेट। ओके, देखो ये जो एक्राइलेट है ये क्या होते हैं, एक्राइलेट क्या होते हैं, एक्राइलेट जो है वो होते हैं, एक्राइलेट क्या होते हैं, एक्रिलिक एसिड के एस्टर, एक्रिलिक एसिड के एस्टर होते हैं। एस्टर बोल सकते हो आप, या फिर क्या बोल सकते हो, कॉन्जुगेट बेस बोल सकते हो, या फिर सॉल्ट बोल सकते हो। देखो कैसे होते हैं। अभी एक्रिलिक एसिड क्या होता है, एक्रिलिक एसिड ये वाला होता है, सिंपलेस्ट अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जो फर्स्ट अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या होता है, एक्रिलिक एसिड होता है। ये है एक्रिलिक एसिड। अब इस वाले OH की जगह आप क्या लगाओगे, एस्टर वाला ग्रुप लगाते हो, या फिर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, तो यदि नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आके क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा, या फिर ये क्या है, एस्टर है, तो इसका एस्टरिफिकेशन करवाते हो आप, तो अपने पास क्या मिलते हैं, एक्राइलेट मिलते हैं। और इस एक्राइलेट की पॉलीमराइजेशन करवाते हो फ्री रेडिकल से, तो अपने पास क्या मिलता है, PMMA पोली मिथाइल एक्राइलेट मिलता है। ये है इसकी मोनोमर यूनिट और ये है अपना पॉलीमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस वाले का आंसर तो क्या हो जाएगा अपने पास, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पॉलीस्टायरीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पॉलीस्टायरीन किसका उदाहरण है। सो गाइस देखो, जब अपन क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं एक टाइप का क्लासिफिकेशन जो होता है मोलिकुलर फोर्स के ऊपर बेसिस होता है। तो क्लासिफिकेशन देखें अपन सबसे पहले, तब जाके क्वेश्चन समझ आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर फोर्सेस। जो अपने पास पॉलीमर बना है उनके बीच में किस टाइप के मोलिकुलर फोर्स हैं, उसके बेसिस पे अपन इसका क्लासिफिकेशन देखें। तो ये टाइप का होता है 4 टाइप का। कौन कौन से, एक तो बनता है फाइबर टाइप का, फाइबर्स टाइप, और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग, थर्ड होता है थर्मोप्लास्टिक, और फोर्थ होता है इलास्टोमर, इलास्टोमर्स। तो अब देखना, जो फाइबर्स होते हैं इसमें क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग, इसमें फाइबर में कौन कौन से आएंगे, जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्स हो, स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन के बीच बन सकता है, यदि 2 ऐसे मोनोमर यूनिट हो अपने पास जिसके पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन आ रहा हो और हाइड्रोजन भी आ रहा हो, तो वहां पे क्या बनेगा, अपने पास स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स होंगे वहां पे। तो इसका एग्जांपल अपन देखें तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, इसमें OH ग्रुप आ रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ रहा है,
तो इनके बीच क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। जब ये पूरा पॉलीमर बनेगा तो पॉलीमर में एक यूनिट तो होते नहीं, पता नहीं कितनी यूनिट होती हैं, अनलिमिटेड। तो उन कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच हाइड्रोजन आ ही जाता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट अपने पास क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है। या फिर मैं बात करूँ पॉलीएस्टर की बात करूँ, कोई भी पॉलीएस्टर अपन लें तो पॉलीएस्टर का एग्जांपल जैसे कि अपने पास है टेरिलीन। टेरिलीन में क्या होता है, टरथेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल होता है। टरथेलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन रिंग पे COOH ग्रुप 1 और 4th पोजीशन पे, और एक होता है एथिलीन ग्लाइकोल। तो इसमें भी क्या बनेगा, अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए। तो फाइबर वाला तो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलीमर होता है फाइबर। दूसरा जैसे थर्मोसेटिंग वाला देखें आप, जो थर्मोसेटिंग वाले हैं वो क्या होते हैं, हेविली ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं, हेविली ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे मैं बात करूं थर्मोसेटिंग की, तो जैसे बेकेलाइट है अपना, बेकेलाइट है, या फिर यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इनमें क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है। इस वजह से ये इनकी जो अपना पॉलीमर बनता है फाइनल, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। थर्मोप्लास्टिक की मैं बात करूं तो जो अपने पास थर्मोप्लास्टिक हैं, ये क्या होते हैं, ये इनसे तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं इलास्टोमर से तो, और फाइबर से वीक होते हैं। ये इन दोनों के बीच की कड़ी है। इलास्टोमर से तो स्ट्रॉन्ग होंगे, फाइबर से वीक होंगे। फाइबर तो क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, और इलास्टोमर सबसे वीक है। इलास्टोमर में क्या पाया जाता है, वंडरवाल्स इंट्रैक्शन पाई जाती हैं। ओके, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वाली पाई जाती हैं। जो थर्मोप्लास्टिक है, इनके बीच के हो जाते हैं। मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो इनमें कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे पॉलीथीन हो जाएगा, पीवीसी हो जाएगा, पीवीसी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, या फिर पॉलीस्टायरिन हो जाएगा। लास्ट वाला है इलास्टोमर। इलास्टोमर में वीकेस्ट इंट्रैक्शन होती है, नॉर्मल वॉन्डरवॉल इंट्रैक्शन, वीकेस्ट इंट्रैक्शन होती है। तो इनके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अपन ब्यूना एस या ब्यूना एन, ये जो रबड़ है, या नियोप्रीन। देखो नियोप्रीन वगैरह, इनमें क्या होती है, आइसोप्रीन यूनिट होती है। तो इनमें जैसे ब्यूना एस है, तो इनमें कार्बन हाइड्रोजन ही, इनके जो पॉलीमर है उनमें यही एटम आते हैं। तो इनके बीच में नॉर्मल, इनके जो मोनोमर यूनिट है उनके बीच में वॉन्डरवॉल इंट्रैक्शन होती है। इस वजह से इनके बीच में कोई खास स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती। तो इस वजह से इनकी जो इंट्रैक्शन है वो वीक इंट्रैक्शन होती है। और ये थर्मोप्लास्टिक के बीच वाले, तो इनके अपने पास इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, इनके एग्जाम्पल याद करना कि फाइबर में कौन कौन से। अब थोड़ा सा आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि फाइबर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे, तो कोई ना कोई ऐसा ग्रुप होगा उसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड बने, तो वो क्या हो जाएंगे, फाइबर हो जाएंगे। और सबसे वीक कौन सा है, इलास्टोमर है। तो अपने पास जो ऑप्शन है क्वेश्चन में, वो क्या दे रखा है, क्या है, पॉलीस्टायरिन क्या हो जाएगा, एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का टाइप है, आपको ये ध्यान रखना है। और इनका मैं ऑर्डर की मैं बात करूं कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, तो फाइबर सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे, फाइबर से सबसे स्ट्रॉन्ग, देन थर्मोसेटिंग, देन थर्मोप्लास्टिक, देन इलास्टोमर। ओके, ये इनका ऑर्डर हो जाएगा स्ट्रॉन्गनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स हैज फिनाइल ग्रुप अटैच्ड टू द पॉलीमर स्ट्रक्चर। देखो अपने पास क्या है, ब्यूना एस बोले तो एस फॉर यहाँ पे क्या है, स्टायरिन, एस स्टैंड फॉर स्टायरिन ग्रुप है। तो स्टायरिन आपको पता है, स्टायरिन की क्या स्ट्रक्चर होती है, फिनाइल ग्रुप पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। तो अपने पास सीधा ऑप्शन हो रहा है थर्ड। अपन बाकी भी देखते हैं क्या उनमें फिनाइल रिंग आ रही है कि नहीं आ रही। तो देखो सबसे पहले अपन देखें ब्यूना एन,
ब्यूनाइन। N4 यहाँ पे क्या है, N4 यहाँ पे एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूनाफोर क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इनकी आप मोनोमर यूनिट बनाए अपन, जैसे N 1,3 ब्यूटाडाइन क्या होगा CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन ब्यूटाडाइन, दोनों से ध्यान रखना 1,3 ब्यूटाडाइन। N4 एक्राइलोनाइट्राइल, इसकी भी N मोनोमर यूनिट, एक्राइलोनाइट्राइल होगा CH2 CH CN, एक्राइलोनाइट्राइल। ओके, इनके कोपोलिमराइजेशन से, मैं जो एक एक टर्म भी बोल रही हूँ ना वो भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कोपोलिमराइजेशन क्यों बोल रही हूँ मैं, पोलिमराइजेशन भी बोल सकती थी बट कोपोलिमराइजेशन इस कोपोलिमराइजेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर यूनिट है, ये वाली अलग है ये वाली अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा कोपोलिमराइजेशन हो जाएगा। देखो अब इसमें अपन को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बनेगा देखो इसका इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी, तो मैं इसका फ्री रेडिकल बनाऊं, ये फ्री रेडिकल इधर, ये इधर, ये इधर, और इसका बनेगा ये इधर और ये वाला इधर। अब इसका जो ब्यूना एन जो पॉलीमर है उसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, CH2, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 और CH और CN। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, वो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें ये वाला कार्बन ब्यूटाडाइन से जुड़ रहा है कि फ्री रेडिकल से जुड़ रहा है, ना कि ये वाला। जैसे नायलॉन 66 में आपको स्ट्रक्चर से, पॉलीमर के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा था, तो वो इसमें ऐसे भी दे सकता है, यहाँ पे CH CN और ये CH2 दे देगा, ऐसे वो पॉलीमर बना देगा, तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी। यहाँ पे ये वाला कार्बन पार्टिसिपेट करेगा, ना कि ये वाला। ओके, तो आपको ये ऐसे स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं इसके। ये क्या बन गया ब्यूनाइन, ब्यूनाइन ब्यूना एस की देखें अपन, तो ये ब्यूना एस में क्या क्या पार्टिसिपेट करेगा, ब्यूनाफोर 1,3 ब्यूटाडाइन, तो ये हो जाएगा CH2 CH CH CH2 प्लस S4 स्टायरिन। स्टायरिन की क्या स्ट्रक्चर होती है, ये स्टायरिन और ये 1,3 ब्यूटाडाइन, ये कोपोलिमराइजेशन होगा इसका, कोपोलिमराइजेशन होगा तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी अपने पास CH2 CH डबल बॉन्ड, ऐसे इनके भी फ्री रेडिकल बनाओ, ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल, और इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी CH CH2 CH CH2। अब इस वाले स्टायरिन में देखना, इस वाले स्टायरिन में ये वाला कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, ना कि ये वाला, तो आपको ध्यान रखना है इसके स्ट्रक्चर में ये वाली जो बेंजीन है ये अंदर की साइड है, तो ये वाला कार्बन ध्यान रखना है आपको, ना कि ये वाला कार्बन पार्टिसिपेट करेगा, ना कि ये वाला। सो गाइस, और अपने पास क्या ऑप्शन है, और अपने पास है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर, इसमें क्या होता है 1,3 ब्यूटाडाइन मोनोमर यूनिट होती है, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन क्या होती है, ये स्ट्रक्चर है इसकी CH2 डबल बॉन्ड CH3 1 2 मिथाइल 1 ब्यूटाडाइन। ओके, इसमें क्या होता है सिस 1,4 पॉलीमराइजेशन, सिस 1,4
पॉलीमराइजेशन। इसकी जो बनता है अपने पास एन यूनिट बना के, क्या यूनिट पॉलीमराइज होके क्या बनाती है, नेचुरल रबड़ बनाती है। इसकी स्ट्रक्चर अपन देखें तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, ये वही सेम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बनेगा, यहाँ पे ये वाला ये बॉन्ड बन जाएगा और ये पॉलीमराइजेशन में पार्ट लेंगे दोनों कार्बन, तो ये बनेगा CH2 हाइड्रोजन CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2H, ये ऐसे, ये नेचुरल रबर है अपना। अब देखो इसकी कोयल स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसे देखो, ये ऐसे कोयल स्ट्रक्चर होती है इसकी। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है, इसमें सिस पॉलीमराइजेशन है ये। यदि वो ऑप्शन में ट्रांस वाला देके कंफ्यूज करेगा तो ट्रांस वाला गलत हो जाएगा, सिस वाला सही हो जाएगा। सिस वाला देखना, इसमें ये लार्ज ग्रुप है और ये भी लार्ज ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगी, सिस। इसके भी, ये भी देखो, ये लार्ज ग्रुप है, ये लार्ज ग्रुप है, तो ये सिस पॉलीमराइजेशन, ये आपका नेचुरल रबर। इसमें भी नहीं है फिनाइल, नायलॉन 6 में आपको पीछे बता ही चुकी हूँ, पीछे वाले प्रीवियस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूना एस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच इज नॉट एन इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक पॉलीमर कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब अपने पास क्या ऑर्गेनिक पॉलीमर दे रखा है इसमें, हाँ ऑर्गेनिक पॉलीमर दे रखा है। ऑर्गेनिक पॉलीमर है कार्बन, ऑर्गेनिक बोले तो कार्बन आता है, कार्बन है ब्यूना में 1,3-ब्यूटाडाइन और एस फॉर स्टारीन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन अपन चेक करते हैं, जैसे क्या दे रखा है, माइका दे रखा है। माइका में ये एक मिक्सर है, मतलब बहुत सारे केमिकल्स आपस में का कंपोजिशन मिलके ये माइका बनती है। तो जैसे इसमें क्या क्या होता है, सिलिका होती है, एल्यूमिना होती है और पोटेशियम ऑक्साइड होता है, और क्या होते हैं इसमें, फेरिक ऑक्साइड। इन इतने सारे इसमें क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, तो इनसे मिलकर क्या बनती है, अपनी माइका बनती है। और दूसरा है अपने पास सिरेमिक्स क्या, चीनी मिट्टी है ये, तो इसमें वही क्ले पाउडर या फिर अर्थ के जो एलिमेंट है उनका पाउडर और एस्टो से ये क्या मिलती है, अपने चीनी मिट्टी के जो बर्तन आते हैं ना, वो सिरेमिक्स है। और एक है सिलिकॉन, देखो सिलिकॉन्स क्या है, एक इनऑर्गेनिक सिंथेटिक पॉलीमर है ना। इसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन का रिपीटेशन होता है, ऑक्सीजन सिलिकॉन एटम्स का रिपीटेशन होता है, और ये इसकी ऐसे पॉलीमर बनता है। RSI और ये O, ये ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं पॉलीसिलोक्सेन, ये पॉलीमर बनता है। ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। ओके, तो सिलिकॉन क्या है, एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम का रिपीटेशन होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा, अपना ब्यूनाइस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पद अभिक्रिया बहुलकन का उदाहरण नहीं है। कौन सा पद अभिक्रिया बहुलकन का उदाहरण नहीं है, देखना इसमें क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेप रिएक्शन कंडेंसेशन। स्टेप रिएक्शन कंडेंसेशन, जब अपने जो पॉलीमर बनते हैं उनकी जो मोनोमर यूनिट है वो किस टाइप से ऐड होती हैं, उस बेसिस पे दो टाइप के पॉलीमर होते हैं अपने। एक तो होता है एडिशन पॉलीमर, और एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमर।
अब इस वाले एडिशन पॉलीमर में एनसीईआरटी में इसी के साइड में नाम दे रखा है, आपने देखा हो तो, चेन ग्रोथ पॉलीमर, चेन ग्रोथ, इसी से क्वेश्चन है, पॉलीमर, चेन ग्रोथ पॉलीमर। अब इस चेन ग्रोथ पॉलीमर या एडिशन पॉलीमर में होता क्या है, दो मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ेंगे और पॉलीमर बनेगा। चेन मतलब कि एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से जुड़ती जाएगी और एक चेन बनाती जाएगी। देखना, जैसे ये इथीन है, टॉक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनेगा और ऐसे कई सारे मोनोमर यूनिट बनेंगे इसकी और वो आपस में जुड़ती जाएंगी। ये दूसरे का रेडिकल, दूसरे का फ्री रेडिकल आएगा और ऐसे ये बॉन्ड बनाते जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये ऐसे चेन बनती जाएगी। तो ये क्या है, चेन की ग्रोथ हो रही है, तो ये चेन ग्रोथ पॉलीमर। और ये एडिशन पॉलीमर है, इसमें जुड़ रहे हैं यूनिट, कोई इसमें बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा। और ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसमें क्या होता है, इसमें इसका दूसरा नाम क्या है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जब इसके मोनोमर यूनिट जुड़ती हैं आपस में, पहले मोनोमर यूनिट जुड़ेंगे, फिर बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा, फिर वो इंटरमीडिएट दूसरे इंटरमीडिएट से जुड़ के फिर वो आपस में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलती है और फिर जाके पॉलीमर बनता है। जैसे मैं बात करूं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में, इसमें दूसरी चीज मेन डिफरेंस क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप जरूर पार्टिसिपेट कर रहा होगा, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। इसमें कोई भी साइड में बाई प्रोडक्ट जैसे H2O है, एल्कोहल है, ये नहीं निकलते। और इसमें साइड में बाई प्रोडक्ट निकलेंगे, जैसे H2O है, एल्कोहल निकल गया, अमोनिया गैस निकल गई, ऐसे बाई प्रोडक्ट कोई ना कोई निकलेंगे। अब इसका जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाऊं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का, तो अपना क्वेश्चन भी क्या है, स्टेप रिएक्शन पॉलीमराइजेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, एक ही बात है। तो इससे क्वेश्चन है, तो जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ टेरिलिन का, अपने पास क्वेश्चन में भी है टेरिलिन का दूसरा नाम क्या है, डेक्रोन। तो अब अपन इसमें क्या करते हैं, टेरिलिन और डेक्रोन में देखना, इस नाम से है टर्थिलिक एसिड प्लस LENE, ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। LENE तो क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, और ये क्या है, क्या है, टर्थिलिक एसिड। टर्थिलिक एसिड, जब ये दोनों आपस में इनकी रिएक्शन होती है तो देखना, इसकी एन यूनिट लें अपन टर्थिलिक एसिड की, तो 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो टर्थिलिक एसिड होता है। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकोल होगा CH2CH2OH। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से OH निकलेगा और ये H निकलेगा और माइनस H2O निकलेगा और अपना बनेगा O CH2CH2O C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, ये वाला या नहीं बन रहा है पूरा, आगे बनाते थोड़ा सा, देखो ये बनेगा CH2CH2O, ये एक इंटरमीडिएट बन गया। अब ऐसा ही एक स्टेप और होगी जिसमें ये फिर से रिएक्शन करेंगे टर्थिलिक एसिड और ये एथिलीन ग्लाइकोल, तो एक और ऐसी यूनिट बनेगी अपने पास, एक ऐसी यूनिट और बनेगी, वो दोनों यूनिट एक ऐसी और इंटरमीडिएट बनेगा, वो दोनों यूनिट यहाँ जुड़ के फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में फिर बनेगा अपना पॉलीमर, ये जो है अपना टेरिलिन या डेक्रोन। तो इसमें स्टेप वाले में ऐसे स्टेप बाय स्टेप जुड़ते हैं। तो इसमें कौन कौन सा पूछा है कि कौन सा नहीं है जिसमें स्टेप्स होते हैं, तो इसमें तो है, डेक्रोन वाले में तो है, तो इसमें तो है, ये तो नहीं होगा। नायलॉन 6,6 अपन चेक करते हैं, नायलॉन 6,6 चेक करें
नायलॉन 6 में देखना क्या होगा, इसमें एक तो ये आएगा एडिपिक एसिड CH2 4COOH प्लस एक हेक्सामिथाइलिन, इसकी एन यूनिट, इसकी एन H ये है। देखो अब इस वाले में क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से H2 बाहर निकलेगा और अपने पास मिलेगा एमाइड। ये क्या है, पॉलीएमाइड है, एमाइड लिंकेज बनेगा यहाँ पे। तो NHCH2 6 और ये NHCO CH2 4 ये वाली यूनिट बन गई। ठीक है, अब ऐसे ही एक बार फिर ये दोनों रिएक्शन करेंगे, एक तो ये बन गई, ऐसी ही एक दूसरे स्टेप में ऐसे ही सेम बनेगी, फिर वो यहाँ पे जुड़ती जाएंगी, तो ऐसे करके n यूनिट्स बनेंगी। तो इसमें भी क्या हो रही है, स्टेप बन रही है, और इसमें भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है NH2 और COH। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, H2 का मोलिक्यूल निकल रहा है। तो ये भी क्या हो गया, एक स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हो गया, इसमें भी स्टेप्स बन रही हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास कौन सा है इसका, डेरिलिन हो गया, पॉलीमाइड, ग्लिप्टल। ग्लिप्टल देखो इसमें क्या क्या होता है, ऑप्शन नहीं छोड़ने अपने को, एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ना, सभी ऑप्शन पता होने चाहिए। और इस वाले चैप्टर में तो यदि आप क्वेश्चन भी कर लेते हो, ऑलमोस्ट पूरा लेसन जो आपका कवर हो रहा है। ग्लिप्टॉल में देखो कौन कौन से मोनोमर यूनिट होती है, देखो इसमें एक तो है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, और दूसरा है थैलिक एसिड। यदि बेंजीन पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड 1-2 पोजीशन पे हो तो उसको तो बोलते हैं थैलिक एसिड, और 1-4 पे हो तो टरथेलिक एसिड। ये क्या है, थैलिक एसिड। अब देखो इस नाम से ही पता चल जाएगा आपको, ये क्या है, Gl4 ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, ये तो क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, और ये है थैलिक PTAL, ये है थैलिक एसिड। जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से भी H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और इसका तो OH ग्रुप निकलेगा और इसका यहाँ से H निकलेगा और H2 निकलेगा। अपने पास फाइनल क्या बनता है, ये बनेगा O CH2 CH2 O, ये बेंजीन रिंग। ये ऐसे बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, ग्लिप्टल। अब देखो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है, मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, और दूसरी चीज इसमें क्या हो रहा है, एक बार ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बनाएंगे, ऐसी यूनिट बनाएंगे, इसके बाद फिर से रिएक्शन करेंगे दूसरी स्टेप में, फिर दूसरी यूनिट सेम यूनिट जाके यहाँ पे जोड़ेगी, और ऐसे करके यहाँ पर n यूनिट जुड़ जाएंगे और अपने पास क्या मिल जाएगा, ग्लिप्टल मिल जाएगा। तो इसमें भी क्या हो रही है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रही है, स्टेप बाय पॉलीमराइजेशन हो रहा है इसमें, जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो स्टेप से हो रहा है। तो ये भी क्या हो गया, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और अपने पास एग्जाम्पल क्या है, पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट, पॉली मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट। अब देखो ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुकी हूँ अभी थोड़ी देर पहले। तो इसमें मोनोमर, इसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी, PMM, ए था ना अपना जो पहले अभी देख रहे थे, इसकी मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगी, मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट। ये तो मैं पूरा आपको बता चुकी हूँ अच्छे से। ये इसकी मोनोमर यूनिट होगी मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट, और इसमें कोई भी
जो है यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें ये जो मैंने एस्टर नहीं बनाया इसको OCH3, क्योंकि इसमें ये वाला ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी और ये दोनों कार्बन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसकी जो है इसका जो बनेगा वो प्रोडक्ट ऐसे बनेगा CCS3 COOCH3। ये वाले दोनों कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें ये कोई स्टेप वाले नहीं है, ये इसमें क्या है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। ऐसे ही सेम बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़ती जाएंगे और एक चेन बना लेंगी और ये क्या बन जाएगा अपने पास पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट PMMA। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेक्सीग्लास। प्लेक्सीग्लास जो कांच का अल्टरनेटिव आपने देखा हो, कांच के जैसे ही प्लास्टिक होते हैं जो परमेबल होते हैं, जिनके आर पार दिखता है, ये कांच का अल्टरनेटिव है। और इसका जो व्यापारिक नेम है वो क्या है पर्सपेक्स। यह है PMMA पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ये पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ बहुलक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन थर्मोसेटिंग। मैंने आपको चारों टाइप के बता दिए, फाइबर थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक और इलास्टोमर। तो इसमें थर्मोसेटिंग कौन सा हो जाएगा, बेकेलाइट अपना थर्मोसेटिंग हो जाएगा, इसका आंसर बेकेलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब लिस्ट मैच करनी है। नेचुरल, देखो नेचुरल रबर का जो आज मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट दे रखे हैं अपने पास और पॉलीमर दे रखे हैं। तो अपने टेरिलिन पढ़ लिया, तो आप अपना दिमाग में सोचो टेरिलिन का क्या था, टरथेलिक एसिड और लीन फॉर एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये हो जाएगा टरथेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल, तो इसका C हो जाएगा। ग्लिप्टल का अभी पढ़ा था अपने GLY फॉर एथिलीन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया और PTL फॉर थैलिक एसिड हो गया, इसका D हो जाएगा। नियोप्रिन भी मैंने बताया था, ये क्या है एक सिंथेटिक रबर है जिसमें क्लोरीन ग्रुप जुड़ा होता है, तो एक क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन हो जाएगा। और बच गया क्या नेचुरल रबर, तो ये क्या है 2 मिथाइलिन 1,3 ब्यूटाडाइन। अब देखो नेचुरल रबर वाला भी मैंने बता दिया था आपको, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो अपन मैच करते हैं, फर्स्ट में कौन है B, फर्स्ट में B, सेकंड में A, थर्ड में थैलिक एसिड, थर्ड में D, थर्ड में BA, थर्ड में D, देखो ये वाला, और फोर्थ में टेरिलिन में C। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following polymers is not found in plants and animal। NCERT की डिटो लाइन है ये, आपने पढ़ी हो तो देखना, जो उसका पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें दे रखा है कि which of the following polymer is not found in plants and animal में कौन सा नहीं पाया जाता। तो मतलब सिंथेटिक पॉलीमर पूछ रहा है, तो सेलुलोज भी पाया जाता है प्लांट्स में, स्टार्च भी पाया जाता है और ये रबर भी पाया जाता है। नेचुरल रबर तो पाया जाता है प्लांट्स में, और ब्यूना एस क्या हो जाएगा, ये सिंथेटिक रबर है, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं अपन। हो गए कंप्लीट। सो गाइस थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।